Thank you. Yes, sir. So you can view the slide that I'm displaying. Slide दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Thank you, thank you. Okay, so please get ready with your notes copy. On the notes copy, on every page you have to write the date, subject, a name, roll number, and section. So in the last class, we had seen about the software development models. And lastly, we had seen about the Scrum development methodology. And we had seen how it is used for managing the backlogs in the project and how to, and that particular methodology is very much suitable for um, overcoming the backlogs in the project. और इसमें हम लोग ने ये देखा था कि बहुत फास्ट डेवलपमेंट हम लोग करते हैं क्योंकि जो बैकलॉग्स होते हैं प्रोजेक्ट के उनको हम तुरंत तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हैं और प्रोडक्ट को डिलीवरेबल फॉर्मेट में लेके आते हैं. So today we are going to discuss about the desirable features and design issues. So desirable features, ये जो points आप देख रहे हैं इनको आप प्लीज नोट कर लीजिए. Desirable features and design issues में we will discuss about the desirable qualities of a software that is very much required for developing software projects. So सबसे पहला point है compatibility. So compatibility is a very simple concept that when we are developing a product, it should be compatible or interoperable with other products of similar nature. सो कंपैटिबिलिटी जो है एक ऐसी चीज है जो जिसमें कि कोई अगर हम लोग ने एडवांस सॉफ्टवेयर दिया है और उसका पुराना वर्जन भी एग्जिस्ट करता है तो देयर शुड बी एन इंटरऑपरेबिलिटी या कंपैटिबिलिटी होना चाहिए कि पुराना जो वर्जन है और नया वर्जन के बीच में कुछ हद तक कम्युनिकेशन पॉसिबल होना चाहिए. सो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे एमएस वर्ड में आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं अभी अगर बनाते हैं तो वो डॉकएक्स फॉर्मेट में रहता है और पुराना जो वर्ड वर्जन था उसमें डॉट डॉक करके फाइल बनता था. लेकिन डॉट डॉक फाइल जो है वो आप चाहे तो अभी लेटेस्ट जो आपके पास जो भी एमएस वर्ड का वर्जन है उसमें आप उसको ओपन कर सकते हैं. यू कैन व्यू दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट although some of the features might be disabled or the look might change but you can open the documents. So ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होता है. ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जावा, व्हेन वी आर प्रोग्रामिंग इन जावा, अभी जो वर्जन हम जावा का यूज कर रहे हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो पुराने वर्जन के भी रहते हैं जावा के, उसको भी इंक्लूड किया जाता है फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी. और कुछ चीजें जो होती हैं वो डिसेबल कर दी जाती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज. सो दैट कंपैटिबिलिटी इज वेरी वेरी नेसेसरी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट property of any software product. So when we are developing a software product उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी जो backward compatibility है वो सही होनी चाहिए. Next जो software feature है वो है extensibility. Extensibility is the capability of a particular software to get added to the software without major changes to the underlying architecture. So new capabilities जो है उसके अंदर ऐड होने लायक होनी चाहिए. So extensibility का मतलब होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से अपग्रेड कर सकें. एक कहना चाहिए अपग्रेडेबिलिटी जिसको बोलते हैं. So any software product that you are using should be upgradable. So उसमें पैचेस लगा के या उसमें थोड़े बहुत So extensibility का मतलब है कि it should have the capability to get upgraded without major changes to be done on the existing system. Third जो point है that is modularity. Modularity means that the components, you should be able to create components which are interoperable and that can be fixed together to create the entire software. तो जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो we have to understand that we should be able to create the software in terms of modules.
क्योंकि मॉड्यूलरिटी में क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं और मॉड्यूलरिटी के कारण जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको जो जो भी हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं टू बिल्ड द प्रोडक्ट, उसमें मॉड्यूलरिटी का जो फैसिलिटी है दैट शुड बी वेरी वेरी नेसेसरी। सो इसमें क्या होता है कि मॉड्यूलरिटी होने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है और मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो डिजायरेबल फीचर है दैट इज फॉल्ट टॉलरेंस। Fault tolerance means that the product that we are creating should be problematic situations, uh, and it should be able to recover from the failure situations. So fault tolerance में generally जो software में ही कुछ constructs दिए रहते हैं जो fault tolerance में help करते हैं. So जैसे अगर network issues हैं, say for example the system is working on high capacity, full capacity, and there is a network problem, so it should be able to handle that particular fault and should not uh, uh, work in a wrong way. सो फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का अगर कंपोनेंट फेलियर हो रहा है आपके सॉफ्टवेयर में, कोई भी एक मॉड्यूल अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो होल ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। सो कुछ कंपोनेंट्स अगर फेल कर रहे हैं तब भी आपका जो है सॉफ्टवेयर चलना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ ए कैपेबिलिटी इज नोन एज द फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी। इसके लिए कुछ स्पेशल डिजाइन बनाने पड़ते हैं सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट फॉल्ट टॉलरेंस इन अवर सिस्टम। देन इज द पॉइंट ऑफ मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी जो है ये एक ऐसा चीज है जो दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। सो मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि वो उसमें अपग्रेडेशंस पॉसिबल होने चाहिए, उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें एक्सटेंसिबिलिटी का फैक्टर होना चाहिए, उसमें जो है रोबस्टनेस होना चाहिए इन द सेंस कि अगर उसको हम चेंज भी करें तो उसका जो क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। सो मेंटेनेबिलिटी इज ए वेरी that is required because if the maintainability is high or good, then we can easily fix bugs, we can do functional modifications, we can perform upgradations of the product without the need of changing the architecture of the product. So maintainability is very very necessary desirable feature. Next जो desirable feature है that is reliability. Reliability का मतलब है that the software should be able to perform a required function under the stated conditions for a specified period of time without any single error. Reliability का मतलब यही है कि बिना एरर के एक छोटा सा भी एरर नहीं होना चाहिए। जब तक जिस समय तक के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया गया है उस समय तक बिना किसी एरर के विदाउट एनी फॉल्ट इट शुड बी एबल टू रन। सो दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तभी आ पाएगा जब उसमें अपन ने जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है, मेंटेनेबिलिटी ऑफ फीचर्स दिए हुए हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज अगर हैं तभी रिलायबिलिटी फीचर उसमें आ सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी इज नथिंग बट द कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर दैट यू हैव बिल्ट शुड बी रीयूजेबल। तो कैसे रीयूजेबल बनता है? अगर हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, अगर हम क्लासेस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो दीज आर द कंपोनेंट्स व्हिच आर रीयूजेबल इन नेचर। सो आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा मॉड्यूल बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल आपको कुछ बैंकिंग सॉफ्टवेयर है और बैंकिंग सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल है जो से सिंपल सा एवरेजिंग करके देता है वैल्यूज का। सो जो एवरेजिंग वाला फीचर है दैट कैन बी पुट इन ए मॉड्यूल and that averaging feature that particular module can be used in other kind of projects also where we need averaging. So उसको reusability कहते हैं। क्लासेस ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम लगा देते हैं वहाँ पे भी reusability ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स आर reusable in nature। बिकॉज एक बार अगर हम लोग ने क्लास बना लिया उसको हम लोग को बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ इंस्टेंस बनाते जाइए और आपका ऑब्जेक्ट्स बनते जाएगा, वो reusable हो जाता है। Similarly, if the objects are created, they are also reusable in nature if their properties match with the required property of another software. So software components को हम लोग reusable बनाते हैं एक्चुअली। तो reusability का फैक्टर का मतलब यही है जब modules और जो components in a software application software should be reusable so that those components can be reused in other softwares also. Next जो point है this is robustness. Robustness का मतलब है the under stress conditions if the software is able to withstand and operate properly and without giving any errors, then it is known as a robust system. Say, for example,
हमारा सॉफ्टवेयर जो है, आपने एक सॉफ्टवेयर, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, एंड we had planned that the software should require at least 1 GB of work in. सो अचानक से सोच लीजिए 1 GB से कम हमको मेमोरी मिलने लगता है, तो भी हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ फैसिलिटी होना चाहिए जो 1 GB से कम का भी स्पेस में अपने आप को प्रॉपर्ली मैनेज करके चला सके. सो दैट इज रोबस्टनेस. एक और एग्जांपल हो सकता है कि, से फॉर एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड अवर सॉफ्टवेयर दैट कैन हैंडल से 100 consecutive network connections, and suddenly 101 connections are active at a time. So at that particular point our software should not get damaged, or um, uh, should not get into a problem or trouble. It should be able to handle some extra traffic also, network traffic also. For that हम कुछ एडिशनल प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कुछ एडिशनल चीजें उसमें डालनी पड़ेंगी. सो रोबस्टनेस इज ऑल्सो ए डिजायर्ड फीचर, बट बहुत ज्यादा रोबस्टनेस अगर डालते हैं, फीचर जो है उसमें अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर राइजेस. सो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस how much robustness we need in the software. Then comes the concept of security. The security is also a very desired feature. Nowadays, it is very, very necessary. Security अगर है सॉफ्टवेयर में तो कोई भी उसको हैक नहीं कर सकता है. So making our software in such a way that the hacking is not possible. For very simple example, अगर मैं इसमें आपको बताऊं, that say for example we have a username and password box given, and if the username and password box जो दिया गया है वो अगर कोई भी login कर सकता है, who is not a user even, if a person can log in using some SQL injection, then your software is not secure, it is vulnerable. So हमको क्या करना पड़ता है, इस टाइप की जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जहाँ पे पॉसिबल अटैक्स हो सकते हैं, चाहे वो नेटवर्क रिलेटेड अटैक्स हो, चाहे वो एसक्यूएल रिलेटेड अटैक्स हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का अटैक्स हो, उसके लिए जो है वी नीड टू मेक द सॉफ्टवेयर सिक्योर इनफ. उसके लिए एडिशनल प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, एडिशनल. अगेन सिक्योरिटी फीचर्स आप अगर बढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर में, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा. नेक्स्ट जो फीचर है यूजेबिलिटी. यूजेबिलिटी, द सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस मस्ट बी यूजेबल. इजी यूजर इंटरफेस होना चाहिए. सो आप ऑब्जर्व करेंगे, दो वी हैव द टेंडेंसी टू यूज ओनली दो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हुज यूजर इंटरफेस इज इजी टू यूज. If the user interface is difficult, and it is very difficult for us to manage the user interface, to understand how the user interface is going to work, then we generally don't use that kind of a product. तो जब भी हम लोग यूजर इंटरफेस बनाते हैं तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऑनलाइन जो हेल्प टिप्स होते हैं, जिसको टूल टिप्स बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली देना पड़ता है. टूल टिप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ बटन, सो बटन इज ऑन द बटन, इट इज रिटन एज सबमिट. So when you take your mouse cursor over the particular button without clicking it, automatically a pop-up window comes which gives you the information that if you submit this button, what will happen. So it helps the user to interact with the system very easily. So usability में जो user interface वाला part होता है बहुत ही important होता है, where the user should be given very easy access to, should be able to understand the use of the user interface that you have provided. Also, some of the places where, say for example, age input देने के लिए आपने कुछ जो है एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है. सो एज इनपुट देने के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं. कॉम्बो बॉक्स इन द सेंस ड्रॉप डाउन मेन्यू के जैसे बना सकते हैं, कि वहां पे से हम रेंज दे सकते हैं. से फॉर एग्जांपल 18 to 65, उसी रेंज में आप वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके पहले उसके 18 से नीचे वैल्यूज सिलेक्ट नहीं होंगे और 65 से ऊपर वाले वैल्यूज सिलेक्ट नहीं होंगे. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, द यूजर डजंट नीड टू नो कि व्हाट इज द रेंज. जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा, उसमें से वो सिलेक्ट कर लेगा. ऐसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कई जगहों पे, दैट द सॉफ्टवेयर गिव्स यू अ ड्रॉप डाउन लिस्ट और सेट ऑफ ऑप्शंस थ्रू विच यू कैन सिलेक्ट द इनपुट. सो यहाँ पे अगेन दिस मेक्स द यूजेबिलिटी इजियर. So this kind of features need to be given. This is known as the usability of the software system. Then comes the property of performance. Performance in the sense, the very simple meaning of performance is the speed in which the system is working. If the speed is high, that means the system is more efficient, the performance is good. If the speed is slow, that means the performance is bad. So how can we manage the speed? The amount of memory that our software application acquires when it is working, when it is running, and how it manages the memory.
that governs the performance or the speed of the software application that we have created. So कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें आप मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को अलग से डाल सकते हैं, तो दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट. एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ. सी प्लस प्लस में अगर आप लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग किया होगा या सी में भी किया होगा, तो उसमें आपने इसे सी का एग्जांपल ही बताता हूँ. तो सी में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैलॉक करके एक फंक्शन होता है. सो मैलॉक फंक्शन क्या करता है, इट डायनेमिकली एलोकेट्स मेमोरी फ्रॉम द हीप स्पेस. सो मैलॉक क्या करता है कि मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है. सो इफ अवर प्रोग्राम इज randomly allocating memory using malloc for a large amount of time, then naturally क्या होगा, malloc के कारण क्या होता है, memory allocate होता है और हमारे प्रोग्राम को एक फिक्स्ड मेमोरी मिलता है. हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एक फिक्स्ड मेमोरी देगा जिसके अंदर उसको वर्क करना है. जैसे हम मैलॉक करना शुरू करेंगे तो वो फिक्स्ड मेमोरी स्पेस क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, one point will come, we'll face that the entire memory is consumed due to the malloc, and our system, our application software will stop working because it does not have sufficient memory space to work in. सो हम क्या करते हैं उसमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि इस टाइप के सिचुएशंस ना आए, तो मैलॉक के साथ जो है एक फ्री करके एक फंक्शन आप यूज करते होंगे जिससे हम वो एलोकेटेड मेमोरी स्पेसेस को फ्री कर सकते हैं. वैसे सी प्लस प्लस में डिलीट करके एक फंक्शन होता है, उसे हम कर सकते हैं. जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है जिससे हम ऑटोमेटिकली मेमोरी को फ्री कर सकते हैं. सो मेमोरी फ्री हो गया मतलब आप देयर इज इनफ मेमोरी टू वर्क ऑन, सो आवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेमोरी. सो मेमोरी अगर इनफ मिल रहा है तो परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव हो जाता है. So these are many things that are included. There are the type of programming need to be done in order to improve the performance of our system. Then the desirable feature is portability. Portability in the sense that our system should be, the system that we have created, our application software that we have created should be portable every, on almost probably every kind of hardware that is popularly used. Say एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपने सी या सी प्लस प्लस में अगर प्रोग्राम बनाया है, से यू हैव क्रिएटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन सी which is that you have created in Windows platform, that particular application software cannot run on Linux platform. तो इसमें portability issue आ जाता है. Similarly, if you create the same application software in Java, then you can easily run that particular application on any kind of operating system you want. चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक ओएस हो, किसी में भी आप उसको रन कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज पोर्टेबिलिटी. सो जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. सो दैट काइंड ऑफ ए फीचर इज वेरी वेरी नेसेसरी नाउअडेज बिकॉज मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर यूजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ software platforms, operating systems. So we have to make the things which are compatible and portable. So portability is a very very important issue. Next comes the scalability. Scalability जो है ये लास्ट पॉइंट है जो डिजायरेबल फीचर्स में आता है, स्केलेबिलिटी. सो इसमें क्या होता है कि वी इंप्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इन द सेंस दैट इट कैन अडेप्ट टू द इंक्रीजिंग नीड्स. It can adapt to the increasing needs. So if I am making the software, say for example for 100 users, then it should be capable of upgrading to 200 users when it is needed. So एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि फेसबुक का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो फेसबुक जो है जब शुरुआत में जब हुआ था, जब उसका इंसेप्शन हुआ था, तो फेसबुक को जो जरूरत पड़ता था वो कुछ 2-4 सर्वर से ही उनका काम चल जाता था. लेकिन आज के प्रेजेंट कंडीशन में ड्यू टू द स्केलेबिलिटी, क्योंकि इस फेसबुक को जिस तरीके से बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है फेसबुक का, वो इट इज वेरी वेरी स्केलेबल. सो नाउअडेज व्हेन द रिक्वायरमेंट इज ह्यूमंगसली और ह्यूजली हाई, देन फेसबुक का जो सर्वर्स हैं वो दैट आर मेनी फुटबॉल फील्ड्स वाइड. इतने सारे सर्वर्स हैं जो पूरे फुटबॉल फील्ड को कवर कर सकते हैं. सो स्केलेबिलिटी है इससे, मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था वो स्केलेबल था. इसी कारण जब वो 4 सर्वर मशीन्स पे चल सकता था, वही अभी जो है कई हजारों सर्वर मशीन्स पे चल सकता है. So this is the capability of scalability. So the software has to adapt with the increasing demands. So these are the points. तो एक बार फिर मैं रिवाइज करा दूं. Compatibility, extensibility, modularity, fault tolerance, maintainability, reliability, reusability, robustness, security, usability, performance, portability, and scalability.
So these are the desirable features, and these are used. These are also the properties that we use while designing the software. ठीक? So next we come to the topic of translators, language translators. लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या मतलब होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को जो है हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं हम लोग, ये सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि समथिंग विच कैन ट्रांसलेट फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्टाइल टू अनदर प्रोग्रामिंग स्टाइल, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन से लेकर कन्वर्शन इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू काइंड ऑफ ए एक्टिविटी, इसको ट्रांसलेशन एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, सो ट्रांसलेटर का मतलब ये है, इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कैन कन्वर्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। तो हमने जो आपने भी कभी पढ़ा होगा कि कुछ लैंग्वेजेस को हम हायर लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लैंग्वेजेस को हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ लैंग्वेजेस को हम मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सो हायर लेवल लैंग्वेजेस को लोअर लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना, या लोअर लेवल लैंग्वेजेस को हायर लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देना सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम कहते हैं ट्रांसलेटर्स। सो व्हाट इट डज, it takes a program written in a which is in the source code. So source code क्या है? The source code is something we have written. जैसे फॉर एग्जांपल आप सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो फिबोनाची सीरीज का आपने प्रोग्राम लिखा है, सो दैट फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम इज द सोर्स कोड। अब उस सोर्स कोड को क्या करना पड़ेगा हमको? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाना है तो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में उसको देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज समझता है तो असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करके उसको दे देते हैं, या कोई इंटरमीडिएट लैंग्वेज अगर समझता है तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देते हैं। दैट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इज कन्वर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू हार्डवेयर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। सो दैट इज अगेन ट्रांसलेशन इज गोइंग ऑन। सो अलग अलग लेवल पे ट्रांसलेशन होते हैं, फ्रॉम हायर लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज। सो सोर्स कोड जो है वो मशीन कोड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो जनरली वी से दैट द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ठीक, सो ट्रांसलेटर का जो है प्रोमिनेंट काम क्या रहेगा? इट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर्स while it is translating the system. So the source code that you have given, it will translate the source code into the lower language code. So while translating, it should create a code which is error free. So whatever code you have written, the translator will understand the code and will generate all the possible errors that are there in your code. If you remove those errors, then the translator will accept the entire code and give it to the and convert it to the lower level language code. ये है काम ट्रांसलेटर का। सो हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो सीपीयू को सीपीयू अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट हो सकता है, तो एक्चुअली वो हार्डवेयर में रन हो सकता है। सो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर का मेन काम होता है, देखिए दो टाइप का एरर्स होगा आपके प्रोग्राम में। वन इज नोन एज सिंटैक्टिक एरर, सेकंड इज नोन एज सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर मींस मीनिंग, तेरे मीनिंग प्रॉब्लम अगर है तो दैट इज सिमेंटिक, एंड सिंटैक्टिक मींस ग्रामेटिकल। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द सेंस प्रोग्रामिंग में जो आपने लिखा है, स्टेटमेंट्स लिखे हैं, दो स्टेटमेंट्स इफ दे आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर or the interpreter that you are using, then that is an error, that is not acceptable. So उन errors को identify करने को बोलते हैं syntactic errors कहा जाता है। से C++ में आप जो है प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिखते हैं, लास्ट में एक सेमीकोलन लगाते हैं। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो नेचुरली उस पर्टिकुलर लाइन पे एरर आ जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ एरर्स जो है वो ट्रांसलेटर आइडेंटिफाई करता है, उनको सिंटैक्टिक एरर्स कहते हैं, एंड इट डिस्प्लेज दोज एरर्स, दोज इंफॉर्मेशन अबाउट दोज एरर्स, सो दैट द प्रोग्रामर कैन change or make necessary changes to make the entire program correct, so that the translator can translate the program into lower level language. So syntactic errors को identify करने का मेन काम रहता है ट्रांसलेटर का, और कन्वर्शन का काम रहता है। ठीक, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, इसको याद रखिएगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। लेट्स सी वन बाय वन। कंपाइलर का क्या मतलब है? कंपाइलर का मतलब है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? एक के साथ एक चीजों को जोड़ के रखना, उसको कंपाइलेशन बोलते हैं। ठीक, सो इट्स ए काइंड ऑफ एन एग्रीगेशन। कोई भी चीज अगर इफ वी एग्रीगेट, दैट मींस वी आर कंपाइलिंग टुगेदर। सो कंपाइलर का काम क्या रहेगा? नेचुरली इट इज ए ट्रांसलेटर, वो लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। So a compiler is a translator which is used to convert a high level language program into lower level language program.
क्योंकि because it is a translator, it has to convert something which is in the higher level language into something which is in the lower level language. So इसका खासियत क्या होता है? The main attractive feature of compiler is that it converts the entire code from higher level language to lower level language. So it takes a little bit of time. तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. कंपाइलर पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इट टेक्स टाइम. सो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो सी का जो आपने प्रोग्राम्स बनाए होंगे उसमें सी का कंपाइलर यूज होता है. द सी कंपाइलर व्हाट इट डज, इट टेक्स ऑल द कोड दैट यू हैव रिटन, all the lines of code at a time it accepts, and then identifies the errors and then displays the errors. So during typing, it does not display any error, but after you have typed the entire program and given it to the compiler, then the compiler reads the entire program and starts converting. And during the conversion process, if the compiler feels that there is a problem, there is a syntactic problem, then it will inform you that please remove that particular syntactic problem, then only I can compile it. So compiler क्या करता है कि आपको compiler को क्या करना पड़ता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ बना के देना पड़ता है, और अगर एरर आता है तो फिर से आपको एरर को ठीक करके पूरे प्रोग्राम को फिर से आपको कंपाइलर को देना पड़ता है. जितने बार कंपाइलर एरर जनरेट करेगा उतने बार आपको पूरा प्रोग्राम को फिर से वेरीफाई करके जहां जहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं उसके दूर करके उसको रीसबमिट करना पड़ता है. एंड द कंपाइलर विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बिकॉज उसको पूरा प्रोग्राम को फिर से रीड करना पड़ता है फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. So that's why compiler will take a little bit of more time, but translates. So as soon as all the program statements are correct, the compiler will generate an object code which is converted, a converted code which is a lower language converted code. So आपने higher level language में लिखा था, उसको वो lower level language में converted code में convert कर देगा. कंपाइलर जो होते हैं वो प्रोसेसर डिपेंडेंट होते हैं और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं. कंपाइलर्स आर जनरली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. मतलब कंपाइलर अगर बना है किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको कंपाइलर का दूसरा वर्जन बनाना पड़ेगा. सेम कंपाइलर विंडोज में जो चल रहा है, सेम कंपाइलर आप लिनक्स में नहीं चला सकते. अगर ऐसे चलाना है तो वी हैव टू मॉडिफाई द कंपाइलर फॉर लिनक्स. सो कंपाइलर जनरली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होते, दे आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. तो जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग? जावा में ऑब्जर्व करिएगा, जब वर्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज यूज्ड, द रीजन इज वेरी सिंपल. जावा हैज वेरियस वर्जन्स ऑफ कंपाइलर्स फॉर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो लिनक्स का जावा कंपाइलर अलग है, आपका विंडोज का जावा कंपाइलर अलग होता है. यू नीड टू इंस्टॉल दैट. तो हर एक कंपाइलर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग रहता है. इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. ठीक. एंड प्रोसेसर डिपेंडेंट भी होता है. प्रोसेसर डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि हार्डवेयर डिपेंडेंसी होता है, बिकॉज द कंपाइलर इज एक्चुअली कन्वर्टिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू एन इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज विच इज जनरली द असेंबली कोड. तो असेंबली कोड में जब वो कन्वर्ट करना शुरू करता है तो हार्डवेयर डिपेंडेंसी आ जाती है. हर हार्डवेयर में हर एक असेंबली कोड रन नहीं होगा. विंडोज जो हम लोग इंटेल प्रोसेसर्स बोलते हैं, तो इंटेल चिपसेट जिसको कहा जाता है, इंटेल चिपसेट वाले बोर्ड्स में, हार्डवेयर बोर्ड्स में जो असेंबली लैंग्वेज चलेगा वो मोटोरोला वाले हार्डवेयर बोर्ड में नहीं चलेगा, या मैकिन्टॉश वाले हार्डवेयर बोर्ड में नहीं चलेगा. सो प्रोसेसर डिपेंडेंट हो जाता है. कंपाइलर जब कन्वर्शन करना शुरू करता है तो वो प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है उसका रिजल्ट, एंड इट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. सेकंड जो लैंग्वेज प्रोसेसर है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, विच इज नोन एज एन इंटरप्रेटर. अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों तो लैंग्वेज प्रोसेसर ही हैं, दोनों सेम काम करते हैं, हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. सो व्हाट इज द प्रोमिनेंट डिफरेंस? द ओनली प्रोमिनेंट डिफरेंस इज दैट कंपाइलर विल कंपाइल द एंटायर कोड at one go, but interpreter will interpret or detect errors in every line of code. So as soon as you write, when you're using an interpreter, as soon as you write a single line of code and press enter, then on that particular line, if there is an error, it will be displayed. If there is no error, it won't be displayed. So आप अगर जैसे अभी आगे जाके भी आप देखेंगे, जिनको हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है. से कई लोग ने विजुअल बेसिक सीखा होगा या उसमें प्रोग्राम किया होगा. विजुअल बेसिक का एक IDE है जिसको विजुअल स्टूडियो कहते हैं. तो दैट विजुअल स्टूडियो में इफ यू टाइप अ सिंगल स्टेटमेंट एंड प्रेस एंटर, then if there is a problem in that particular statement, it will be displayed immediately. So it means there is an interpreter which is actively working, which interprets each and every line of code as soon as you write the code and press enter.
So as soon as you go to the second line, the first line, the previous line is getting interpreted, and if there is a problem, if there is a conversion problem, if it is unable to convert that particular line of code into a lower level language, then it will immediately inform you that there is something wrong with the previous statement that you have written. So ये interpreter का काम होता है to detect errors, जैसे कंपाइलर करता है वैसे ये भी डिटेक्ट करता है, लेकिन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बता देता है, एट एवरी स्टेटमेंट इट रिपोर्ट्स द एरर्स. सो इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू डीबग द कोड वेरी इजीली. सो जब आपके पास इंटरप्रेटर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे विजुअल बेसिक का है, वैसे जावा के लिए भी एक्लिप्स है, नेटबीन्स है, ऐसे बहुत सारे, जैसे आप अगर पीएचपी में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो भी आप नेटबीन्स आईडी यूज कर सकते हैं. उसमें भी आपको जो है इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, इंटरप्रेटर मिल जाएगा, that will immediately tell you what wrong is there in the code written in a particular statement. So इससे क्या होता है, कोड राइटिंग जो है वो एफिशिएंट होता है. मतलब गलत कोड जो है वो आप राइट नहीं करेंगे. नेचुरली गलत कोड राइट करेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि गलत हो गया कोड. सो इसमें डीबगिंग बहुत अच्छा होता है. तो इंटरप्रेटर्स आर बेसिकली मेनली यूज्ड फॉर डीबगिंग पर्पसेस, and they help a lot while we are developing standard softwares. So interpreter is also more portable than compiler because they are not processor dependent. तो उसमें जो कैपेबिलिटी होती है इंटरप्रेटर्स में, वो प्रोसेसर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो प्रोसेसर इंडिपेंडेंट होती है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. देन द थर्ड कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर इज असेंबलर. असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि असेंबलर का मतलब है कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ऐसा नहीं होता. इट एक्चुअली कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड. So what is assembly language code? Assembly language code is something which is generated by compilers. कंपाइलर जो जनरेट करते हैं कोड, जो आपने सोर्स कोड दिया था उसका जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं, उनको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट हो रहा है. वो असेंबली लैंग्वेज कोड जो है असेंबलर को दिया जाता है. दैट असेंबलर कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कोड. मशीन लैंग्वेज कोड में उसको कन्वर्ट करता है, दैट इज जो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है. असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज कोड को यूज करता है, असेंबली लैंग्वेज कोड इज लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश इज यूज, वेरी स्मॉल वर्ड्स आर यूज, वेरी लेस वर्ड्स आर यूज, बट इंग्लिश वर्ड्स आर यूज. एड या जंप, जेएमपी, इस टाइप से वर्ड्स यूज करते हैं उसमें हम लोग, जो स्टेटमेंट्स हैं. सो दैट पर्टिकुलर कोड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड, दैट इज बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज द वर्क ऑफ द असेंबलर. So ये जो है, it is like a compiler. It works as if it is a compiler, and also it is as interactive as a interpreter. ठीक. So असेंबली लैंग्वेज कोड जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में, इसलिए हायर लेवल लैंग्वेजेस को यूज करते हैं हम लोग. जैसे सी में जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो हायर लेवल लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं. एंड एज सुन एज वी कंपाइल दैट पर्टिकुलर सी लैंग्वेज प्रोग्राम, इट इज कन्वर्टेड टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, विच इज नॉट दैट मच अंडरस्टैंडेबल. It is only understood by the persons who work on assembly languages. वो assembly language code assembler को दिया जाता है, that converts that assembly language code into machine language which is binary code. ठीक. So assembler जो है translates a low level language into machine level, further lower level language. ठीक है. एक already assembly level language जो है lower level language है, उसको भी और lower level language में convert करता है, that is machine level language में convert करता है, machine code में convert करता है. ठीक. So the output generated by an assembler is directly understandable by the CPU. अंडरलाइन जो CPU है, अंडरलाइन जो हार्डवेयर है, वो डायरेक्टली उस कोड को समझ सकता है. So these are the things that we have discussed today. मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आज हमने क्या क्या चीजें देखी. Today we have discussed about the desirable features and design issues, and we have understood about the translators, and inside language translators या language processors बोलते हैं, and language processors में हमने देखा compiler, interpreter and assemblers. ठीक. We had seen about them, we had understood about them. So hopefully you will be able to appreciate the differences. So किसी को कोई अगर डाउट है, क्वेश्चन है अब आज जो डिस्कस हुआ उसके बारे में, तो प्लीज पूछें.